गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पिछली क्लास के आगे का मैटर डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासेस तक हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया था। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे करते हैं प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर, इसकी भी बात हम लोगों ने कर ली थी, सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब आज इसके आगे समझते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है, पीछे लिखा हुआ है आप बोर्ड पे देख सकते हैं, अभिक्रिया की दर का टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। वास्तविकता में अभिक्रिया क्यों होती है? हम अभिकारकों को मिलाते हैं, जरूरत होती है तो ताप बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, कभी कभी तो नॉर्मल सामान्य ताप और दाब पर भी अभिक्रिया हो जाती है। तो यह अभिक्रिया क्यों हो जाती है, उत्पाद क्यों बन जाते हैं? ऐसा क्या हुआ कि अभिकारकों को मिलाया और उत्पाद बनने लगे? तो एक्चुअल में होता यह है, आर्हेनियस ने सबसे पहली बार बताया। किसने बताया? आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने सबसे पहली बार बताया कि जब अभिकारकों को हम आपस में मिलाते हैं या किसी अभिकारक को आवश्यक ताप और दाब प्रदान करते हैं तो अभिकारक के अणु आपस में टकराने लगते हैं, आपस में कोलाइड करने लगते हैं और इन्हीं टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है और उत्पाद बनते हैं। वैसे इसमें यह बताया गया कि एक अभिकारकों की एकांक वॉल्यूम में, एकांक आयतन में 1 सेकेंड में जितनी टक्करें होती हैं उन टक्करों की संख्या को टक्कर आवृत्ति अर्थात कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टक्कर आवृत्ति कहते हैं, है ना। 1 सेकेंड में होने वाले टक्करों की संख्या, लेकिन एकांक आयतन में, अभिकारकों की एकांक आयतन में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी या टक्कर आवृत्ति। आगे बताया गया कि अब आपने अभिकारक को मिलाया तो सभी अभिकारक के अणु एक दूसरे से टकराने लगे, लेकिन अगर सभी टक्करों से उत्पाद बनने लगे, हर टक्कर से उत्पाद बनने लगा तो तुरंत उत्पाद बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है तो शुरू में अभिक्रिया की स्पीड स्लो होती है और उत्पाद थोड़ा सा बनता है, धीरे धीरे उत्पाद की मात्रा बढ़ने लगती है। यानी कि जैसे ही हमने अभिकारकों को मिलाया, अभिकारक के अणु तो सारे टकराने लगे पहली बार ही, लेकिन प्रत्येक टक्कर से उत्पाद का निर्माण नहीं होता। केवल कुछ ही टक्करों से उत्पाद बनते हैं। जिन टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है उन टक्करों को हम कहते हैं प्रभावी टक्कर। क्या कहते हैं? प्रभावी टक्कर, इफेक्टिव कोलिजन। और जिन टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं होता उन्हें अप्रभावी प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं, है ना। प्रत्यास्थ मैं इसलिए कह रहा हूं कि वास्तविकता में जो होता यह है कि जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तो उनकी टक्करें पूर्णतः प्रत्यास्थ होती हैं। मतलब टक्करों में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। हां, यह हो सकता है कि एक अणु से ऊर्जा दूसरे अणु में ट्रांसफर हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, लेकिन ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, ऊर्जा का डिके नहीं होगा, ठीक है। अब यह बात कैसे समझें कि कौन सी टक्कर प्रभावी टक्कर है और कौन सी टक्कर अप्रभावी टक्कर है? प्रभावी टक्करों से ही उत्पाद बनेंगे। तो देखिए, प्रभावी टक्कर कौन से होंगे, इसको समझाने के लिए 2 सिद्धांत दिए गए। एक ऊर्जा सिद्धांत, है ना, और एक उनके ओरिएंटेशन कंसेप्ट के माध्यम से समझाया गया कि वो किस तरह से, उनका विन्यास कैसा है, दिक् विन्यास, ठीक है। तो पहले ऊर्जा सिद्धांत में यह बताया गया कि देखिए सभी अणु टकराते हैं, लेकिन केवल उन्हीं अणुओं की टक्करें प्रभावी टक्करें होती हैं जिन अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा के बराबर होती है या उससे ज्यादा होती है। इस निश्चित ऊर्जा को हम लोग कहते हैं देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इस ऊर्जा से कम ऊर्जा है
तो अणुओं के बीच टक्कर प्रभावी नहीं होगी, और इससे ज्यादा ऊर्जा या इसके बराबर ऊर्जा है तो अणुओं के बीच टक्करें प्रभावी होंगी और उत्पाद बनेंगे। लेकिन आप ज्यादातर प्रारंभ में देखें तो ज्यादातर अभिकारी अणुओं की ऊर्जाएं, औसत गतिज ऊर्जाएं देहली ऊर्जा से काफी कम होती हैं। तो इन अणुओं की ऊर्जा को देहली ऊर्जा के बराबर करने के लिए बाहर से जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। मतलब वो ऊर्जा जो इन अभिकारी अणुओं को दे दी जाए, देने से अभिकारी अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए तो वो प्रभावी टक्करें करने लगेंगे। तो जो ऊर्जा देनी पड़ी हमें इन्हें, उन्हें हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अणुओं की ऊर्जा अगर सक्रियण ऊर्जा दे दी गई, अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो गई तो वो प्रभावी टक्करें करेंगे। लेकिन प्रभावी टक्कर करके सीधे उत्पाद नहीं बनाते, बल्कि एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, है ना, जिसे कहते हैं संक्रयित संकर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ऊर्जा काफी ज्यादा है। जब ऊर्जा ज्यादा है तो स्थायित्व एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कम होगा, कम होगी स्टेबिलिटी, तो वो ऊर्जा फिर उत्सर्जित करके वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है ना। तो ये पहला चक्कर है। तो ये देखिए, हम इसमें आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर देते हैं। ये नियम दिया था आर्हेनियस ने। ये नियम दिया था आर्हेनियस ने। आर्हेनियस ने ये नियम दिया था और इस नियम में बताया था, पहली बात, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अभिकारी अणुओं के मध्य टक्करों के फलस्वरूप होती है और उत्पाद बनते हैं। उत्पाद बनते हैं। पहली बात तो यह हो गई कि रासायनिक अभिक्रिया कब होगी? जब अभिकारक के अणु आपस में टकराएंगे। दूसरी बात, अभिकारकों के एकांक आयतन में प्रति सेकंड उनके अणुओं के मध्य होने वाले टक्करों की संख्या टक्कर आवृत्ति यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। टक्कर आवृत्ति यानी एकांक आयतन में अभिकारकों को हमने मिलाया
तो उसके एकांक आयतन में, यूनिट वॉल्यूम में जितने अणुओं के बीच टक्करें होंगी एक सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या को टक्कर आवृत्ति या कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। तीसरा, वैसे तो सभी अभिकारी अणु परस्पर टकराते हैं, परंतु सभी टक्करों से उत्पाद का निर्माण, सभी टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं होता। जिन टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं, उन्हें प्रभावी टक्कर तथा शेष अन्य टक्करों को अप्रभावी प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। नोट करिए इतना 3 पॉइंट, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए आगे चौथे पॉइंट पे आते हैं। मतलब सारी टक्करें प्रभावी टक्करें नहीं होती। अगले पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट, अब देखिए कौन सी टक्कर प्रभावी होगी, यह कैसे जाना जाए। तो इसको जानने के 2 तरीके हैं, एक ऊर्जा सिद्धांत और दूसरा जो है दिक् विन्यास सिद्धांत। ऊर्जा सिद्धांत और दिक् विन्यास सिद्धांत। प्रभावी टक्कर निम्नलिखित दो विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात किया जा सकता है। पहला, ऊर्जा सिद्धांत और दूसरा दिक् विन्यास सिद्धांत। एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। तो ऊर्जा सिद्धांत पहले समझते हैं, या ऊर्जा कारक, फैक्टर कहें ज्यादा सही होगा। इसमें यह बताया गया कि देखिए जिन अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा के मान के बराबर या उससे ज्यादा होती है, उस निश्चित ऊर्जा को कहते हैं देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा है या उससे ज्यादा एनर्जी ऊर्जा है, तो अभिकारी अणु परस्पर
प्रभावी टक्करें करेंगे और उत्पाद बना सकते हैं। तो देखिए, यदि अभिकारी अणुओं की ऊर्जाएं एक निश्चित ऊर्जा जिसे देहली ऊर्जा अंग्रेजी में कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा कहते हैं, एक निश्चित ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है तो वह प्रभावी टक्करें करते हैं और उत्पाद बना सकते हैं। उत्पाद बना सकते हैं, परंतु अधिकांश अणुओं की ऊर्जाएं ऊर्जाएं नहीं, हम कहेंगे औसत गतिज ऊर्जाएं, औसत गतिज ऊर्जाएं अधिकांश अणुओं की देहली ऊर्जा से काफी कम होती हैं। काफी कम होती हैं। अतः वह अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारी अणुओं को अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर करने के लिए आवश्यक होती है सक्रियण ऊर्जा। अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। मतलब कि देखिए, अगर एक्टिवेशन एनर्जी को EA से निरूपित करते हैं
तो एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा का मान है ना, देहली ऊर्जा के बराबर करना है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा, मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये देहली ऊर्जा। नोट करिए इसको पहले, तो इसको ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। है ना। अब देखिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, हर तरह की अभिक्रिया के लिए मैं समझा दूंगा। इस बात को जो हमने ऊर्जा कारक आपको समझाया, इस बात को ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए इधर एनर्जी को मेंशन किया गया और इधर रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए, अभिक्रिया की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ये देखिए यहां पर ये अभिकारकों की ऊर्जा है और यहां पर अगर ऊर्जा पहुंचेगी तो ये देहली ऊर्जा है। यहां तक ऊर्जा के मान को बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी वो सक्रियण ऊर्जा है। तो सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करके अभिकारक का अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ये अभिकारक, ये उत्पाद, ठीक है। अब देखिए अभिकारक की ऊर्जा यहां तक है और उत्पाद की ऊर्जा यहां तक है। तो ये जो ऊर्जा है, देखिए ऊर्जा का अवशोषण कम किया, उत्सर्जन ज्यादा किया, तो डेल्टा एच का मान जो है वो नेगेटिव होगा, यानी ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये ग्राफ बनाया हम लोगों ने, ठीक है। इस बॉर्डर लाइन को जहां, मतलब इससे अगर इस लाइन के नीचे ऊर्जा होगी तो कभी भी अणु टकराएगा तो, लेकिन प्रभावी टक्कर नहीं करेगा, उत्पाद का निर्माण नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पे अगर ऊर्जाएं हैं, अभिकारक यहां पे है, ये अभिकारकों की ऊर्जा है और ये उत्पादों की ऊर्जा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सक्रियण ऊर्जा है, तो सक्रियण ऊर्जा देंगे तब ये प्रभावी टक्कर करेंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे। इसे कहते हैं एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। इस लाइन को एनर्जी बैरियर, कम से कम इतनी ऊर्जा होनी चाहिए अभिकारक के पास। अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए यही ग्राफ बनाएं, यही ग्राफ अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए बनाएं, तो ये मान लीजिए अभिकारक है, ये एनर्जी बैरियर है। तो यहां से देखिए ये ऊष्मा अवशोषित किया, यहां पे प्रभावी टक्करें किया और उत्सर्जित कम करेगा ऊर्जा को, ऊर्जा का उत्सर्जन कम करेगा, यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये डेल्टा एच का मान धनात्मक होगा, तो ये ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया के लिए है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए ग्राफ है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और ये जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा। तो ये ग्राफ बनेंगे, मतलब कि इतनी एनर्जी होनी चाहिए कम से कम अभिकारकों के पास, ईटी के बराबर एनर्जी कम से कम अभिकारकों के पास होनी चाहिए। और देखिए ई ए का मान क्या है, ये ईटी में से ई आर को घटा दीजिए, ये कहलाएगी सक्रियण ऊर्जा। ये भाई इतनी ऊर्जा में से इतनी ऊर्जा घटा दें तो ये बीच का आ जाएगा, जिसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। नोट करिए ग्राफ। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए बताता हूं। नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। तो कोई भी ग्राफ आप रहने दीजिए, ये ग्राफ जैसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए था, इसी को रहने देते हैं। अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये जो ई ए आपने यहां पे इस्तेमाल किया है, ये ई ए जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए, लेकिन ये पश्च अभिक्रिया से इधर जाएगा तो इधर से इधर भी आएगा। तो पश्च अभिक्रिया के लिए ये ई ए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन यानी पश्च अभिक्रिया के लिए, जहां ई ए अग्र अभिक्रिया के लिए, ई ए एफ ना, अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा, और ई ए बी का मान है पश्च अभिक्रिया के लिए, पश्च अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा। पश्च अभिक्रिया के लिए सक्रियण, सभी के मान लिखना चाहो तो लिख लो। ई आर का मतलब है अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा, ईपी है उत्पादों की औसत गतिज ऊर्जा, और ईटी का मान क्या है, ईटी मतलब देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा। ये जो टर्म यूज किए गए हैं उसके मान है। नोट कर लीजिए इसको। भाई इधर से चलेगी तो ये सक्रियण ऊर्जा अग्र दिशा के लिए कम है, पश्चिम दिशा में चलेगी तो सक्रियण ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, है ना। किसके लिए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए, है ना। अगर एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो ई ए एफ का मान ई ए आर से बी से ज्यादा होगा, और एंडोथर्मिक होगी मतलब अग्र दिशा में एंडोथर्मिक, तो ई ए एफ का मान ज्यादा होगा ई ए बी से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
ठीक है, नोट कर लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो ऊर्जा कारक के अनुसार हमने समझाया था कि कब आपकी टक्करें प्रभावी होंगी। अब आइए बात करते हैं दिक विन्यास कारक। दूसरा जो कारक है वो दिक विन्यास, ओरिएंटेशन फैक्टर, दिक विन्यास कारक। देखिए ऊर्जा बहुत ज्यादा है, ऊर्जा देहली ऊर्जा से भी, अभिकारकों की जो औसत गतिज ऊर्जा है वो देहली ऊर्जा से भी ज्यादा है, लेकिन तब भी टक्करें प्रभावी होंगी या नहीं होंगी ये उसके दिक विन्यास पर निर्भर करता है। दिक विन्यास निश्चित होना चाहिए, तभी उनके बीच प्रॉपर तरीके से कोलिजन यानी टक्कर हो पाएगी और उत्पाद बनेगा, है ना। जैसे देखिए ये एक अभिकारक है, ये पहला अभिकारक है, ये ए और ये दूसरा अभिकारक है बी, है ना। ये देखिए निश्चित दिक विन्यास है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो ये टकराएंगे प्रॉपर तरीके से, टकराएंगे भी, है ना। क्या बनाएंगे? एक्टिवेटेड, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और अब प्रॉपर तरीके से कोलिजन हुआ है तो ये ए बी में परिवर्तित हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल ए बी का बनेगा और दूसरा मॉलिक्यूल भी ए बी का बनेगा। ये बन गया उत्पाद। दूसरी तरफ देखिए, जब अभिकारक की निश्चित दिक विन्यास नहीं होते, अनिश्चित दिक विन्यास, अनिश्चित दिक विन्यास होंगे तो टकराएंगे तो ये भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी संक्रयित संकर यहां भी बनेगा, लेकिन ये वापस अभिकारकों में टूट जाएंगे, वापस लौट जाएंगे अभिकारी अणुओं में। मैंने मतलब कि कोई उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब कि अभिकारकों के अणु प्रभावी टक्कर, अभिकारक के अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करें तभी होती हैं जब अभिकारी अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है और साथ ही साथ उनके दिक विन्यास भी निश्चित होते हैं।
है ना। और एक बात और समझने वाली यहां पर है कि अगर ये दोनों चीजें फेवरेबल हैं, मतलब ऊर्जा भी देहली ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा है, दिक् विन्यास भी प्रॉपर है, तो वो टकराएंगे और टक्कर के फलस्वरूप क्या होगा, वो बनाएंगे संक्रयित संकर। संक्रयित संकर की स्थायित्व तो बहुत कम होता है क्योंकि उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए वो ऊर्जा उत्सर्जित करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। अतः स्पष्ट है कि अभिकारी अणु सक्रियण ऊर्जा को अवशोषित करके प्रभावी टक्कर द्वारा संक्रयित संकर, जिसे कहते हैं हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, संक्रयित संकर बनाता है जिसका स्थायित्व ऊर्जा अधिक होने के कारण कम होता है, फलस्वरूप वह ऊर्जा उत्सर्जित करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसका प्रोसेस होता है किसी अभिक्रिया के होने का। उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया होगा आज की क्लास, है ना। अब इस कंसेप्ट को अगर हमने, टक्कर सिद्धांत को अगर हमने समझ लिया है, तो अब हम लोग आगे की प्रोसेस को समझ सकते हैं जिसको हमने बीच में छोड़ दिया था। अभिक्रिया की दर हमने पढ़ा था पहली क्लास में, लेकिन अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में नहीं पढ़ाई की थी, है ना। हमने वहां पे उसको छोड़ दिया था। हमने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं आपको टक्कर सिद्धांत समझा दूंगा तो उन चीजों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और कैसे प्रभावित करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और इस एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको हर वीडियो में देता हूं, इस वीडियो में भी दे रहा हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।